हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल में। और मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर हाजिर हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जब आप विषय की गहराई में जाएंगे तो आपको भी बड़ा आनंद आएगा। तो दोस्तों, ये जो आज का मैंने ज्योतिष का एक सब्जेक्ट को चुना है, विषय को चुना है, और वो है राम और रावण की कुंडली के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों में से ही कल किसी ने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था कि दीदी, जो ग्रह नक्षत्र हैं वो सिर्फ किताबों में ही रहते हैं कि दिखाई भी देते हैं। उनके जो क्वेश्चन थे थोड़े व्यंग्यात्मक थे, परंतु बड़ा सही था, और मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने इस तरह के क्वेश्चन किए। आगे उन्होंने लिखा था कि राम और रावण की कुंडली एक ही थी, लेकिन दोनों के भाग्य अलग थे और कर्म अलग थे। और दोस्तों, ये जो उनका क्वेश्चन था ना, राम और रावण की कुंडली, मुझे नहीं पता कि लोग ये लोकोक्ति कहाँ से निकाले हैं कि राम और रावण की कुंडली एक ही था, एक ही था। कैसे एक ही था, मुझे समझ में नहीं आता है दोस्तों। राम जी का जो जन्म हुआ है वो कर्क लगन कर्क राशि में हुआ है, और इनका जो नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र है राम जी का। दोस्तों, जहां तक मुझे पता है, और राम जी जो थे उनका प्रभाव इस तरह का क्यों था, वो तो अपने आप में भगवान थे, लेकिन मानव का शरीर धारण किया था। लेकिन उनके कहते हैं कि उनकी कुंडली में गुरु जो थे वो उच्च के गुरु बृहस्पति उच्च के थे, यानी वो यहाँ प्रथम भाव में बैठे होंगे। और उनका जो नक्षत्र था पुनर्वसु नक्षत्र था। दोस्तों, कहा जाता है, एक कहावत है कि आपने सुना होगा अक्सर लोगों के मुंह से कहते हुए, कहावत नहीं है, ऐसे ही लोग अक्सर कहते हुए पाए जाते हैं कि इस आदमी की ऐसी बुद्धि है, पता नहीं ये किस नक्षत्र में पैदा हुआ है। आपके लगन और आपकी राशि से ज्यादा प्रभावशाली अगर कुछ है तो वो है नक्षत्र। और नक्षत्र इतने प्रभावशाली क्यों होते हैं दोस्तों? क्योंकि उसपे राशि, और उसपे राशि के जो लॉर्ड होते हैं उनका प्रभाव तो होता ही है, नक्षत्र का भी होता है। उस तिथि का जो नक्षत्र होता है वो बहुत ज्यादा प्रभावी होता है आपके व्यक्तित्व पे, आपके करियर पे, आपके जीवन पे उसका असर देखने को मिलता है। अब दोस्तों, आती हूँ मैं रावण की कुंडली पर। और रावण की कुंडली अगर आप इंटरनेट पर देखें तो बड़ा विरोधाभासी है। कोई कहता है कि वो सिंह लगन के थे, कोई कहता है तुला राशि के थे। दोस्तों, मुझे लगता है कि वो सिंह लगन के ही होंगे रावण, क्योंकि तुला लगन के लोग हो ही नहीं सकते रावण के स्वभाव के। क्योंकि उनका तो आचरण ही ऐसा होता है कि समाज में बैलेंस बैठाना। आप तुला लगन के लोगों को कहीं भी उठा के कुंडली देख लो, इस तरह के लोग नहीं होते कि दूसरों को तड़पाएं, दूसरों को सताएं, दूसरों के हक को छीन ले। तुला का मतलब ही होता है तराजू, बैलेंस बैठाना। अब हम बात करते हैं कि सिंह लगन। दोस्तों, सिंह लगन में कहा जाता है कि रावण के सिंह लगन थे, और प्रथम भाव यानी कि यहाँ पर उनका सूर्य बैठा था, सूर्य। तो दोस्तों, एक तो सिंह लगन के लोग वैसे ही बहुत अहंकारी होते हैं, और उनके अंदर अनावश्यक अहंकार भरा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर सूर्य का प्रभाव होता है। अब आप सभी जानते हैं कि सौर मंडल में सूर्य सबसे ज्यादा तेज वाले प्रभाव वाले ग्रह माने जाते हैं। उन्हीं की रोशनी से चंद्रमा भी प्रकाशित होते हैं, इसलिए चंद्रमा को रानी और सूर्य को राजा कहा जाता है। तो दोस्तों, जब रावण के प्रथम भाव में सूर्य बैठे होंगे तो ये जो आधी जो अहंकार था वो डबल अहंकार का रूप धारण कर लेता है। आप लोगों में से अगर किसी भी इंसान के प्रथम हाउस में सूर्य हैं तो आप 100% अहंकारी व्यक्ति हैं। आपके अंदर एक घमंड झलकता रहता है।
आप बातों ही बातों में अपने आप को समाज से अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। आप बेशक देखने में कितने भी बुरे होंगे, लेकिन आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं। आप ये एक्सेप्ट भी कर लेंगे कि आप देखने में बुरे हैं, लेकिन आपके अंदर से आता है कि मैं सबसे डिफरेंट हूँ, मुझे किसी के जैसा दिखना नहीं है, मैं अलग हूँ। ये एक जो अहंकार है वो देता है सूर्य। और अगर रावण जो थे वो अगर सिंह लगन के थे और सूर्य प्रथम भाव में बैठे थे, तो अहंकार उनके अंदर होना स्वाभाविक है। तो दोस्तों, इंटरनेट पर अगर आप देखेंगे तो रावण की कुंडली के बारे में कहा जाता है कि रावण तुला राशि तुला लगन के थे, और मैं खुद इस बात को खारिज करती हूँ कि वो हो ही नहीं सकते हैं तुला राशि के। दूसरी बात, मैंने बहुत जगह पर देखा, बहुत सारे पंडितों को कहते हुए देखा कि सिंह लगन के थे। इस बात को मैं मानती हूँ, क्योंकि सिंह लगन के लोगों के अंदर बहुत अहंकार होता है, और दिल के अच्छे होते हैं परंतु उन्हें लगता है उनके जैसा कोई नहीं है। और प्रथम भाव में अगर सूर्य बैठ गया तो डबल अहंकार। तो और कहा जाता है कि जो रावण थे उनके कुंडली में बहुत सारे जो ग्रह नक्षत्र थे वो अच्छी अवस्था में थे, यानी कि उनका मंगल जो था वो फोर्थ हाउस में बैठा हुआ था, जिसके वजह से उन्हें अथाह प्रॉपर्टी, उनके पास धन दौलत था। शनि जो थे उनके तुला राशि में उच्च के थे, और जिसके वजह से वो काम करने में और तपस्या करने में बहुत माहिर थे। और कहा जाता है कि बृहस्पति और शुक्र एक ही भाव में बैठे थे, जिसके वजह से वो डबल, मतलब कहते हैं ना कि ज्ञान, महाज्ञानी बना दिया था उनको। ये क्योंकि दोनों ये जो गुरु हैं वो ज्ञान के कारक माने जाते हैं। और अगर किसी की कुंडली में ये एक साथ बैठ जाते, युक्ति कर लेते हैं, तो बहुत आदमी विद्वान होता है। आप में से भी अगर किसी के गुरु और शुक्र एक साथ है तो आप बहुत ज्ञानी हैं, ये मानकर चलिए। तो कहा जाता है कि रावण की कुंडली में ये सब कुछ संयोग था, एकमात्र ये जो अहंकार था वो अति था। और कुछ लोग कहते हैं कि उनका सूर्य सप्तम में था, जिसके वजह से उनकी पत्नी बहुत ज्यादा समझदार थी। अब ये रावण की कुंडली मैंने तो देखा नहीं है भाई, मैं इंटरनेट के जो सोर्स है उससे बता रही हूँ। लेकिन जो लोग ये बात कहते हैं कि रावण और राम की कुंडली एक ही थी, तो उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि किसने और कहाँ लिखा हुआ है कि राम और रावण की कुंडली एक थी? कहाँ दयालु और इतने नर्म, इतने कोमल हृदय के राम, और कहाँ रावण? दोस्तों, आपको पता है दो भाई होते हैं ना, उनके दोनों के स्वभाव में अंतर होता है। दोस्तों, दो भाइयों को अगर आप देख लें, दो बहनों को देख लें, तो उनके अंदर अंतर साफ आपको दिखाई देगा। तो फिर ये दो लोग जो इस तरह के थे वो एक जैसे कैसे हो सकते हैं? और कहा जाता है कि राम जी जब जन्म लिए थे तो बहुत सारे ग्रह नक्षत्र जो थे उच्च अवस्था में बैठे हुए थे, जिसके वजह से राम जी जो थे वो इतने पराक्रमी थे। उन कहा जाता है कि उनके सभी के सभी ग्रह उच्च अवस्था में बैठे हुए थे। और वहीं रावण की कुंडली में भी कहा जाता है कि चार पांच ग्रह जो थे उच्च थे। उच्च मतलब अपने सबसे अच्छे जो स्थिति वाला भाव होता है वहां पर बैठे हुए थे। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में अगर दो ग्रह उच्च अवस्था में हो, मान लीजिए कि शनि आपका तुला में है, मान लीजिए कि आपका शुक्र जो है वो मीन राशि में है, मान लीजिए कि आपका सूर्य मेष राशि में है, तो आपके पास अपने आप जीवन आपका बहुत ही सही तरीके से जाने वाला। सही तरीके से का मतलब ये नहीं होता कि आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा और आपके मुंह में अचानक से बैठे बैठे ही भोजन आ जाएगा। मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, परंतु आपका जीवन बैलेंस रहेगा, आप मेहनत भी करेंगे, धन आएगा, सब कुछ रहेगा। लेकिन वही अगर आप किसी की कुंडली उठाकर देख लें जहाँ पे पूरे ग्रह नक्षत्र शत विषत अवस्था में बैठे हैं, तो संघर्षपूर्ण जीवन रहता ही है। तो दोस्तों, अब मैं आती हूँ उनके इस प्रश्न का
कि सिर्फ कागजों में ही ग्रह होते हैं कि दिखते भी हैं। तो मैं बोलूं भाई साहब, मैं एक ब्रह्मज्ञानी गुरु की शिष्य हूँ, और मैंने उनसे जो सीखा है, मैंने उनसे जो जाना है, उस सब के निचोड़ को मैं लेकर आप लोगों के सामने आती हूँ। दोस्तों, जो ग्रह नक्षत्र तारा मंडल में ऊपर दिख रहे हैं, उनका प्रभाव आपके शरीर पर कैसे नहीं आएगा और कागजों पे ही कैसे रहेगा। जब आप जन्म लिए थे और जो ग्रह नक्षत्र जिस अवस्था में उस समय तारामंडल में थे, वही आपकी कुंडली में पंडितों ने उकेरा है। अगर आपके लग्नेश 2 अंश पर थे तो 2 अंश पे ही डाला जाएगा। अगर आपके जो भागेश हैं, अगर वो उच्च के थे तो उच्च के ही उनको बैठाया जाएगा। तो दोस्तों, कुंडली और ये जो ग्रह नक्षत्र है, इनका मजाक इसलिए उड़ाया जाता है क्योंकि ज्ञान की कमी है। और दोस्तों, मैंने ये नहीं कभी कहा है कि आप ग्रह नक्षत्र को जान लो, आपके जीवन में समस्या ही नहीं आएगा। आपको ग्रह नक्षत्र और इन सभी चीजों के बारे में सिर्फ इसलिए जानना है कि आप अपने लिए एक छाता का निर्माण कर सको। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप छाता लगा लेंगे तो बारिश होगी ही नहीं। बारिश तो होगी, लेकिन छाता आप इसलिए लगाए हो ताकि आप अपनी बचाव कर सको। तो दोस्तों, ज्योतिष को जानकर और हम क्या करते हैं, हम एक छाता का निर्माण करते हैं। किस प्रकार से? हम मंत्र करते हैं ताकि हमारे लिए ऊर्जा का, आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण हो। हम दान करते हैं ताकि नेगेटिव एनर्जी जो है वो हमसे दूर हो जाए। हम अपने हाथों से सेवा करते हैं ताकि हमारे जो बुरे कर्म है वो कटे। तो ये जो उपाय रूपी चीजें की जाती हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावी होती है और आपके लिए एक छाता का निर्माण करता है। तो ज्योतिष एक छाता से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जान लिया कि आपका सूर्य कमजोर है तो वो कमजोर ही रहेगा। सूर्य को उच्च किया जाता है, और वो मैंने अपने लाइफ में खुद देखा है कि कैसे सूर्य को मजबूत हम कर सकते हैं और उनका प्रभाव ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये ज्योतिष काम करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि राम और रावण की कुंडली के बारे में जो बातें समाज में फैलाई जाती हैं, और जो लोग बिना जाने बिना समझे इसी तरह बोलते रहते हैं, उन्हें कुछ समझ में आया होगा। और देखिए, आपको अगर यकीन नहीं है तो आप इंटरनेट खोलकर देख लीजिए। बड़े बड़े रिसर्चर, बड़े बड़े जो ज्योतिषी हैं, जिन्होंने इनके ऊपर बहुत सारे रिसर्च किए हैं, वो आपको बताएंगे कि कौन सा नक्षत्र था इनका और क्या था। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि ये एक ग्रह और एक नक्षत्र, एक राशि और एक नक्षत्र में पैदा बिल्कुल नहीं हुए हैं। और इसी वजह से इनके सोच और इनके कार्य में और इनके भाग्य में अंतर देखने को मिलता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप जरूर करिए, और हम अपने बुद्धि अनुसार और अपने सोच अनुसार हम आपको जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे, और हम सभी मिलकर ज्योतिष के सही जानकारी तक पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।